वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपका एग्जाम जो मार्च में होता था एक ही बार में, अब वो 2 बार में होगा, मतलब टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 में जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न चेंज है, मतलब अब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। मतलब थ्योरी नहीं आएगी, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ऑप्शन टिक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपका थ्योरी वाला पार्ट तैयार नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको इस चैप्टर की थ्योरी एकदम क्लियर होने चाहिए। और अगर नहीं क्लियर है तो आप 2 काम करिए। पहला, सबसे पहले आप जाइए और पुरानी वीडियोस देखिए जो इस चैप्टर के हमने बनाए हैं, उसको फील करिए। और दूसरा, अगर फिर भी उसमें कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर, इस जगह पे, इस टॉपिक पे मुझे डाउट है, मैं आपका डाउट पर्सनली क्लियर करूंगा। कैसे करूंगा, इट्स माय प्रॉब्लम, बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है। सो मुझे लगता है थ्योरी आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पढ़ लेंगे। सॉल्व करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है कि द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड। एक सरफेस होता था जो हम कंसीडर करते थे गॉस लॉ में। वो सरफेस क्या होता है, मतलब उसे हम क्या कहते थे? एक सरफेस जो हम लेते थे गॉस लॉ में, जब हम गॉस लॉ सॉल्व करते थे, या गॉस लॉ का मतलब ही क्या होता है जब ये समझते थे, तो उसके लिए पहले हमें एक सरफेस लेना पड़ता था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस, या फिर प्लेन सरफेस। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि गॉस लॉ है तो उसका नाम गॉसियन सरफेस होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस जो सरफेस का नाम होगा वो होगा गॉसियन सरफेस। तो ये है राइट आंसर कि गॉस लॉ में जो हम सरफेस लेते हैं उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक चार्ज रखा है इस क्यूब के एक कॉर्नर पर। एक कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसका नाम है क्यू। ठीक है, इस चार्ज जो है वो क्यू है और एज का नाम है ए। तो इस कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू रखा गया है। पूछा यह जा रहा है आपसे कि इससे कितना फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा। फ्लक्स की जब हम बात करते थे तो फिर से हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए होता था। उस सरफेस से पास होने वाला हम फ्लक्स देखा करते थे, जैसा कि हम उसको बोलते थे गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम देखा करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चार्ज है ये चारों तरफ से घिरा ही नहीं है। अगर ये चार्ज इसके अंदर होता तो कोई समस्या नहीं होती, बट ये चार्ज जो है कॉर्नर पे है, जो हर तरफ से खुला है। अब जब खुला है तो कैसे बता सकते हैं कि इस क्यूब से कितना पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बच्चों। हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे, हम खुद ही इस चार्ज को घेर लेंगे। अब कैसे घेरेंगे? तो घेरते हैं ऐसे ही क्यूब से। ऐसे ही क्यूब से हम इस चार्ज को घेरेंगे। क्यों घेरेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करने के लिए हमें एक क्लोज एरिया चाहिए, और ये क्लोज है नहीं। तो हम क्लोज कैसे करेंगे? देखिए, यहां देखिए, ये हमारे पास 2 बहुत ही पुराने क्यूब हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, सो ये तो क्यूब है और इसे आप क्यूब मान लीजिए, एज्यूम के लिए क्यूब है। ये क्यूब तो है नहीं, पुराना मैं ढूंढ के लाया हूं। ठीक है, चल देखते हैं। अब इसके कॉर्नर पर यहां पे देखते हैं, यहां पर ये चार्ज है हमारा क्यू चार्ज, जो पॉइंट यहां पर ए दिखाया गया है। सो घेरना है, घेरना है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक क्यूब और मैंने ला दिया यहां पर। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने पॉइंट दिखा रहा हूं आपको,
ये देखिए ये यहां पर चार्ज है, इस जगह पे चार्ज है। तो अब देखिए ये घिर गया यहां से। ऐसा ही 2 क्यूब और लेके आइए जो आप यहां लगाइए, इसके साथ सामने यहां पर और यहां पर। तो देखिए ऊपर से पूरा घिर जाएगा। अगर हम 2 क्यूब और ला रख दें, एक इसके ऊपर लगा दें, इसके ऊपर, और एक इसके ऊपर लगा दें, तो देखिए ऊपर से ये पूरा घिर गया। ये जो चार्ज है ये ऊपर से घिर जाएगा। एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, 2 हो गया, और 2 इसी के जस्ट ऊपर, एक यहां पर और एक यहां पर, इसी के जस्ट सामने, ऐसे ऐसे। सो ये क्या बन जाएगा, ये 4 क्यूब बन जाएगा जो इसको ऊपर से घेर लेगा। और ऐसे ही अगर हम 4 क्यूब नीचे से लगा दें तो ये पूरा घिर जाएगा। अब ये बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा। किसका, जो ये 8 क्यूब का बड़ा सा क्यूब होगा। देखिए 8 क्यूब जब मिलेंगे एक बड़ा सा क्यूब होगा। देखिए 1 2, इसके ऊपर 3, फिर 4, और ऐसे ही 4 नीचे। तो ये 8 क्यूब का एक बड़ा क्यूब हो जाएगा जिसके सेंटर पे ये चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमने 8 क्यूब से इसको घेर रखा है, ठीक है, जिसके सेंटर पे चार्ज है। अब हम निकाल सकते हैं फ्लक्स। सो अब फ्लक्स कितना होगा इस बड़े वाले क्यूब से, तो बड़े वाले क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो होगा phi = Q/ε0। और हम क्या चाहते हैं, एक क्यूब से कितना निकलेगा। तो सिंपल बात है, तो एक क्यूब से जो निकलेगा हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्रू वन क्यूब, ये हो जाएगा Q/ε0 का आप 1/8 कर दीजिए। भाई एक क्यूब से अगर इतना पास हो रहा है तो वो बड़े क्यूब से जिसमें 8 है, आप इसे मान लीजिए कि ये जो पास हो रहा है फ्लक्स वो 8 क्यूब से है। 8 क्यूब से, 8 क्यूब छोटे छोटे क्यूब का बड़ा क्यूब है ये, ठीक है। 8 क्यूब मतलब बड़े क्यूब से पास हो रहा है। तो एक क्यूब से कितना पास हो जाएगा, Q/ε0 का 8 का अपॉन कर देंगे, 1/8 कर देंगे। समझ में आ गया। मतलब कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक था इसमें कि ये घिरा नहीं था, आपको 8 क्यूब से घेरना था। उस 8 क्यूब को एक क्यूब मानना था। अब उससे पास होने वाली जो फ्लक्स होगी वो Q/ε0 हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे 8 क्यूब का एक क्यूब। सो अब एक क्यूब यानी उस बड़े क्यूब का 8वां पार्ट, एक क्यूब से पास होने वाली फ्लक्स कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर Q/ε0 × 1/8। सो दिस इज द आंसर। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। ये गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है 99.999% इस गॉस लॉ से क्वेश्चन जरूर आएगा। सो इस चैप्टर से गॉस लॉ से क्वेश्चन आना चाहिए। नथिंग इज 100%, ठीक है। 100% उसी को पता होगा जिसने पेपर बनाया होगा, और मैं तो पेपर नहीं बनाता। सो खैर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब गॉस लॉ के देखिए, कहते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट से ट्रू है, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। देखिए यहां पर गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, बिल्कुल सही है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ ट्रू है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। हमें क्या करना था, नॉट ट्रू, और ये क्या है, ट्रू। दूसरा, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड बाय सरफेस। देखिए क्या कह रहा है, गॉस लॉ होता है E.ds, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल इज कॉल्ड Q/ε0। ये कह रहा है कि जो राइट साइड में Q है ये टोटल चार्ज होता है, एक चार्ज नहीं। किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज होता है वो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जो क्लोज सरफेस हमने लिया है उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं उनका सम है ये। आप Q कह सकते हो, Q इज कॉल्ड Q1 + Q2 + Q3 आप कह सकते हो। सो इसका मतलब ये भी ट्रू है, सो ये ट्रू है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन की। क्या कहता है थर्ड वाला, गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। अब बताइए, ये कह रहा है कि सिमेट्री, सिस्टम जब सिमेट्री हो तो गॉस लॉ अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। क्या बात करते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते हैं ना, सिस्टम सिमेट्री हो या ना हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, E.ds Q/ε0, ठीक है, यहां से भी निकाल सकते थे। तो इसका मतलब ये है फॉल्स, तो ये हमारा पकड़ा गया चोर, दिस इज फॉल्स ऑप्शन।
ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर है। स्टेटमेंट फॉल्स है बट आंसर राइट है, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट फॉल्स है और फॉल्स ही हमें ढूंढना था, जो फॉल्स होगा वही हमारा आंसर होगा। सो हमारा राइट आंसर है ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Gauss law is based on the inverse square depends on the distance contained in the Coulomb's law। बिल्कुल Coulomb's law जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पर, ये होता है Q K Q बाई आर स्क्वायर। सो देखिए बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यही होता है। सो यहाँ भी देखिए ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कंटेंट इन कूलम्स लॉ। बिल्कुल कूलम्स लॉ में F प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर होता है, ये डिस्टेंस है, और कूलम्स लॉ से क्या बनाया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल गॉस लॉ डिपेंड करता है इसके ऊपर, सीधी बात है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स था, तो मेरा चोर पकड़ा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते, क्या बात करते हैं यहाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते थे। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आंसर राइट है। और फिर भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए कि हाँ मेरी ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, मैं फिर से इसे क्लियर करूंगा। चलिए 4 क्वेश्चन करते हैं। चेंज चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q एज सोन इन द फिगर। देखिए यहाँ फिगर होना चाहिए था, तो यहाँ पे FEGUR ही है या फिगर। द रेशियो ऑफ चार्ज Q एंड Q इज, ठीक है। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं इसे क्लियर करता हूँ। डायग्राम कैसा है, डायग्राम कुछ ऐसा डायग्राम है। देखिए ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, डिस्टेंस दोनों का x है, ये भी x हो गया और ये भी हमारा x हो गया है। आपको निकालना है, फाइंड करना है Q बाई Q, कैपिटल Q बाई स्मॉल q कितना होगा, इसमें से आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए अगर ये यहां रखा है इसका मतलब सिस्टम बैलेंस है भाई। अगर आपने यहां रखा सिस्टम बैलेंस है, अब बैलेंस कैसे होगा। पहली बात, इस चार्ज का जो नेचर होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, पहले ये सोचिए। इस चार्ज का नेचर प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखो ये दोनों चार्ज आपस में रिपल कर रहे थे, भाग रहे, दूर भागने वाले थे। इन्हें अगर कोई क्लोज करेगा यानी इन्हें कोई बैलेंस करेगा तो वो चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये तो खुद ही भाग रहे थे, ये और ढकेल देगा दोनों को, भाग जाओ भाग जाओ, तो बैलेंस कहां से होगा, ये चार्ज यहां कैसे आएगा। तो चार्ज तभी यहां पे रख सकते हैं हम जब यहां पे रखेंगे नेगेटिव चार्ज। हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे यहां पर तो इन दोनों के रिपल्सन को इसके बीच का अट्रैक्शन बैलेंस करेगा। समझिए, इस Q और Q के रिपल्सन को ये Q और Q के अट्रैक्शन बैलेंस करेगा। जैसे आपका किसी चीज से रिपल्सन है, किसी चीज से प्रॉब्लम है, टेंशन है, गम है, दुख है, दर्द है, उसको बैलेंस करने वाला कोई तो होना चाहिए जो आपके दर्द को कम करेगा, जस्ट लाइक ए म्यूजिक। सो म्यूजिक क्या होगा, म्यूजिक आपके उस दर्द को कम करता है। अब कोई ऐसी चीज़ आप लेकर आइए जो आपके दर्द को बढ़ा दे, सो आप उसको लेके आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। सो अगर इस Q चार्ज को आप यहाँ रख रहे हैं, सिंपल बात है इनके रिपल्सन को आप चेंज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन वाला चार्ज। सो होगा यहाँ पर माइनस चार्ज। तो एक बात तो क्लियर है, जो Q बाई Q आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो देखिए दो ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये तो नहीं होने वाला। अब इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, और क्या होने वाला है, चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए मैंने कहा इन दोनों का जो रिपल्सन है इसका अट्रैक्शन बैलेंस करेगा, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं यहां पर कि रिपल्सन को बैलेंस करेगा अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। तो रिपल्सन कितना है, तो आप कहो Q बाई 2x का होल स्क्वायर। देखिए ये x मिला कितना हो जाएगा, 2x। अच्छा अट्रैक्शन कितना है, आप कहोगे कि Q छोटा q बड़ा Q अपॉन s स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहां से कुछ चीजें कट जाएंगी, कुछ चीजें अपने आप हो जाएंगी कैंसल आउट। क्या क्या होगा कैंसल आउट, आइए कैंसल आउट करते हैं।
देखिए एक के और एक के कट जाएगा, तो के गया यहां से और यहां से के चला गया, ठीक है। सो के यहां से गया और क्या कटेगा, एक क्यू और एक क्यू कट जाएगा यहां से, और ये देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू क्यू अपॉन, बस क्यू बचेगा। सो व्हाट अबाउट क्यू बाई क्यू, आप देखो यहां से क्यू बाई क्यू क्या मिलने वाला है, मिल जाएगा आपको 1/4। तो आंसर कौन सही है, अब आपको लगेगा 1/4 ये सही है, ये सेकंड वाला, तो हमने पहले ही कह दिया कि ये नेगेटिव होगा, दुख दर्द को कम करने वाला कोई चाहिए, बढ़ाने वाला नहीं चाहिए। रिपल्सन को अट्रैक्शन ही बैलेंस करेगा, रिपल्सन को रिपल्सन कैसे बैलेंस करेगा, दो चीज रिपल कर रहे हैं उन्हें खींचने वाला कोई चाहिए, फिर तो बैलेंस होगा। सो यहां पर प्लस तो नहीं होगा, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज अ करेक्ट आंसर। कितना क्लोज दिया है, अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपने कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, आपने प्लस माइनस ख्याल नहीं किया, तो आप इसको टिक करके चले आएंगे और फिर आप कहेंगे वाह मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मैंने 4 दिया है, और रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही फूट जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा ना हो, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ना तो आप किसी को फोड़े और ना ही कुछ फूटे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, अट्रैक्शन को रिपल्सन ने बैलेंस किया, चार्ज माइनस क्यों हुआ, क्योंकि रिपल्सन को अट्रैक्शन ने बैलेंस किया, तो यहाँ चार्ज होना चाहिए माइनस, प्लस का बीच में अट्रैक्शन होता है। चलिए समझ आ गया होगा आपको, अब आगे बढ़ लेते हैं। टू सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, if at the middle of two sphere another similar sphere having plus q charge is kept, then it experience a force in magnitude of direction is। देखिए यहां पर एक चार्ज है स्फीयर, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस होने मान लिया यहां पे स्मॉल आर, और जो फोर्स है वो है एफ। अभी तो कोई समस्या नहीं थी इनके बीच। अब मैंने क्या किया कि एक और स्फीयर को बीच में रख दिया और जिस पे चार्ज थे प्लस क्यू, तो मैंने एक स्फीयर को रखने की कोशिश किया है। देखिए मैं एक स्फीयर को रख लेता हूं। सो मैं क्या करूंगा कि एक स्फीयर रखूंगा मैं यहां पर, देखिए मैंने यहां पर एक स्फीयर रख लिया है, दिस इज स्फीयर, और ये रहा हमारा स्फीयर, बिल्कुल बीचों बीच हमने एक स्फीयर रख दिया, और इसमें चार्ज था प्लस क्यू, सेम चार्ज है, छोटा है बट चार्ज सेम है। सो इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, और बीचों बीच प्लस क्यू आ गया। अब बताइए कि ये जो चार्ज है वो कितना फोर्स फील करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की, कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन अगर पता चल जाएगा तो यहां पर आंसर हमें लगाने में आसानी होगी। सो व्हाट अबाउट डायरेक्शन, देखिए ये प्लस, इधर इस प्लस, ये जो चार्ज है ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, राइट साइड में, ये प्लस इसे धकेल देगा, सो ये हो जाएगा इधर, ये प्लस क्यू ने लगा दिया, ठीक है। माइनस में क्या करेगा, इसे खींचेगा अपनी तरफ, तो ये भी लगाएगा अपनी तरफ, इधर की तरफ। ध्यान दीजिए ये जो प्लस क्यू है इसने भी इसे इधर की तरफ फोर्स रिपल किया और इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों ने बेसिकली एक ही काम किया, एक ही तरफ उसको ले गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसने इसको पुश किया, रिपल किया राइट साइड में, इसने इसको अट्रैक्ट किया, ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में। सो इसका जो फोर्स हो गया वो लगा राइट साइड में, मतलब माइनस क्यू की तरफ। तो देखते हैं कौन सा हमारा, सॉरी ये होगा माइनस क्यू, देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन कुछ कुछ करेक्ट आ रहा है। माइनस क्यू कहां लिखा है, सो माइनस क्यू लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वाओ, तो हमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो यहां पर 8F कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 8F टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। लेकिन हाँ एक ऑप्शन यहां पे मैच करता है, जीरो हैविंग नो डायरेक्शन। सो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कहीं जीरो तो नहीं होगा, सो लगा लेते हैं। फिलहाल ये दोनों गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें और इसमें कंपटीशन लग रही है कि क्या होने वाला है। चलिए लगाते हैं, देखिए। सो इधर फोर्स कितना होगा, इधर फोर्स आप कहोगे फोर्स जो हो जाएगा हमारा प्लस क्यू की वजह से, एफ प्लस क्यू की वजह से, ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
चलिए प्लस कर लेते हैं इसमें अगेन के, ये क्यू क्यू, सो ये क्यू क्यू हो गया अपॉन आ गया r/2 का होल स्क्वायर। सो कितना आ गया, जोड़ लीजिए आप यहाँ पर। सो आ गया यहाँ पर के क्यू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू 2, क्योंकि ये प्लस प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा r²/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, सो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर जाएगा 4, सो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई r² और यहाँ पे इंटू आ जाएगा 8। इसका मतलब ये था f हमारा, ये कितना था, ये f था, तो उस f का 8 टाइम्स 8 टाइम्स। एकदम क्लियर है कि फोर्स जीरो नहीं होगा और साफ दिख रहा है कि फोर्स जीरो नहीं होगा, दोनों खींच रहे हैं। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया अगर आपको डाउट है, जीरो हैविंग नो डायरेक्शन। साफ दिख रहा है कि इधर डायरेक्शन है और जीरो बिल्कुल नहीं है, दोनों खींच रहे हैं, अपोजिट नहीं है। तो बिना लगाए भी आप कह सकते हो कि दिस इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो कि कहीं जीरो तो ना हो, तो मैंने इसको लगा के दिखा दिया, कहीं डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आए कि दोनों लोग एक ही तरफ खींच रहे हैं, तो आप समझ लो कि यही आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ये प्लस क्यों दिया, ये प्लस क्यों दिया, तो ये अपने आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q एंड Q minus Q if the coulombs repulsion between them when they're separated is to be maximum, the ratio of Q by Q should be. So what about भी चार्ज, चार्ज दिया है हमारे पास, एक Q दिया है और एक दिया है Q minus Q, ठीक है। और इनके बीच का फोर्स हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये R हो गया। सो व्हाट अबाउट भी फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास K Q माइनस Q अपॉन R², ये फोर्स हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इस फोर्स को मैक्सिमम करना है। तो देखिए क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं, मैथ के बच्चे आगे पढ़ेंगे मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन को मैक्सिमा करना है तो उसका डिफरेंशिएशन को जीरो होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएट करिए, उसको जीरो कर दीजिए, तो वो इक्वेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप जब 11th जब आप मैथ पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन मैक्सिमा मिनिमा, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए बायो के बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, आपको सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है और इसको जीरो कर देना है, ये अपने आप एफ मैक्सिमम हो जाएगा। सो मैं लिखता हूँ फॉर एफ मैक्स डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये आर क्यों नहीं लिया आपने या कैपिटल क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि कैपिटल क्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यू चार्ज पहले से ही था, क्यू को हमने डिवाइड किया था, तो क्यू चेंज होगा नहीं, क्यू तो कांस्टेंट है। हाँ स्मॉल क्यू चेंज होगा, वो कितना होने वाला है, क्यू तो पता है कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस भी सेम है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, इसीलिए हमने वेरिएबल लिया टी एफ अपॉन डी क्यू। चलिए इसे करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट। सो हम लोग करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट और देखते हैं क्या आता है हमारा। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, देखिए डी एफ अपॉन डी क्यू करेंगे तो पहले इसको आप एफ लिख लो, एफ कितना आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा के क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर, और आर को आप यहां लिख दो, ठीक है, क्योंकि आर कांस्टेंट है। अब लिखो आर बाहर, डी एफ अपॉन डी क्यू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के और ये क्यू हो जाएगा क्योंकि क्यू का 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा के टू क्यू। डिफ्रेंसिएशन आपको आता होगा क्लास 12th में आप लोग, सो इतना तो आपको आता होगा। आर कांस्टेंट है, सो डी एफ बाई डी क्यू लिखा मैंने, के और क्यू ये भी कांस्टेंट है, और स्मॉल क्यू का डेरिवेशन हो जाएगा 1 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2q। अब इसे करना है आपको जीरो, सो आपको करना है इसको जीरो, तो आर डी एफ, सो हमारे पास हो गया आर डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0 करना है, तो जीरो करेंगे आप तो ये हो जाएगा के क्यू माइनस 2k क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा, q इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, और यहाँ से q अपॉन जो q आ जाएगा वो हो जाएगा 2:1। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया ऐसा क्या, सो q रेशियो q हो जाएगा 2:1, यानी पहला ऑप्शन।
तो एफ तब मैक्सिमम होगा जब डी एफ अपॉन डी क्यू जीरो होगा। समझिए, एफ तब मैक्सिमम होगा जब डी एफ बाई डी क्यू मैक्सिमम होगा, सॉरी डी एफ बाई डी क्यू जीरो होगा, सॉरी एफ तब मैक्सिमम होगा जब डी एफ बाई डी क्यू जीरो होगा, और हम लोग डी एफ बाई डी क्यू निकाल कर इसको जीरो कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्यू बाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 4 इक्वल चार्जेस Q and Q are places at the 4 corners A, B, C, D of a square of a length A. The magnitude of the force on the charge at B will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ ऐसे से। तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो है सेंटर पे यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, और यहाँ भी प्लस क्यू है, और यहाँ भी प्लस क्यू है। तो बताना ये है कि B यानी इस जगह पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा इस B पर, क्योंकि ये है यहाँ दिया A B C D में लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, सिमिट्री है तो कोई समस्या नहीं है। देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए, आप बना लीजिए इसका FBD यानी फोर्स बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ, सॉरी जो इसकी वजह से फोर्स आएगा इसकी वजह से वो कुछ ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, ये देखिए, और इसकी वजह से फोर्स आएगा इसकी वजह से वो कुछ इधर की तरफ आएगा। मैं चेंज करता हूँ कलर, सो ये फोर्स हो गया इधर की तरफ, इस तरफ से इधर की तरफ, ठीक है, ये गया इधर की तरफ, और ये जो फोर्स आएगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ होगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कितना आता है। ठीक है, सो देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, हमने इसको मान दिया कि ये जो है हमारे पास है F1 हो गया, और ये मान लिया मैंने F2 हो गया। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। देखिए ये है आपका नेट फोर्स जो F1 और F2 के बीच लग रहा है। सो F1 और F2 के बीच का जो नेट रिपल्सन होगा, नेट फोर्स होगा, वो हो जाएगा F डैश। कैसे निकलेगा, तो दोनों फोर्स इक्वल है तो आप इसे कह सकते हो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 इंटू F। ये आ गया F डैश, इसको मैं रखता हूं साइड में पहले। ठीक, अब एक फोर्स और होगा जो कुछ ऐसे लगेगा, एक फोर्स और होगा जो कुछ ऐसे लगेगा, ये लगेगा इस तरह से। तो एक फोर्स ये होगा जो ऐसे लगेगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है, आप जानते हो कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास R है और ये R है, तो ये हो जाएगा √2R। ठीक है, अगर ये R तो ये √2R हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालो फोर्स तो कितना आ जाएगा, सो आ जाएगा F डबल डैश इज इक्वल टू K Q बाई √2R का होल स्क्वायर। तो मतलब ये आ गया K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, ये वाला फोर्स जिसको मैंने बोला है कि F डबल डैश है, और इधर ही फोर्स होगा F डैश भी। इन दोनों के बीच मतलब सिमिट्री है तो 45 एंगल होगा। इन दोनों के सिमिट्री की वजह से ये जो फोर्स होगा वो भी इसी साइड में होगा, सेम डायरेक्शन। वो कितना होगा F डैश √2F, और ये वाला फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। अब जरा दोनों को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। सो जो नेट F होगा हमारा, नेट F वो हो जाएगा F डैश प्लस F डबल डैश। कितना है F डैश, सो आप कहोगे √2 है और K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है, और प्लस ये कितना है, ये है K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर है। ठीक है, अब जरा सा निकालिए F नेट। तो F नेट यहां से कितना आने वाला है, सो F नेट आ जाएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा हम लोग के पास। सो इसमें से कौन सा आंसर सही है देखते हैं। K Q स्क्वायर बाहर, तो K को लिखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K हो गया। ठीक है,
और आर है, यहाँ पे आर जगह पे ए दिया हुआ है तो आप ए लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आ गया क्यू स्क्वायर, इसको आप बाहर ले लीजिए। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया √2 + 1/2। देखिए कौन सा आंसर सही है, √2 + 1/2। अगर आप क्रॉस करेंगे तो 2√2 + 1/2 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये है आंसर। ये देखिए बिल्कुल सही है। अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक बार फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक बार फिर से देखिए इसी चीज़ को, एक बार फिर से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब आप चाहते हैं यहाँ निकालना एफ नेट, तो एफ नेट हो जाएगा आपका एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, ठीक है ना। मैं इसको फिर से दिखाता हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एफ डैश कितना हमारे पास है, तो एफ डैश हमारे पास है √2f, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं f/2 सिंपली, क्योंकि देखो ये क्या है, ये f है, इसको मैंने मान लिया f/2। अब जरा f कॉमन ले लो, f क्या है, कॉमन। सो f आ जाएगा यहाँ पर √2 + 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया f लिखिए यहाँ पर 2√2 + 1/2, ठीक है। अब इसी चीज को जरा सा खोलिए, देखिए क्या है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आगे f लिख रहा हूँ मैं f, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप 2√2 + 1/2, ठीक। और q बाई आपने लिखा q² a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट q² a² f हो गया, और बाकी ये सारी क्वांटिटी थी। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये वाला है। हमने आर ले लिया, यहाँ पे ए था। सो कुल मिला जुला के क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे और थोड़े से इजी भी आएंगे। सो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में आता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए एक फोर्स ये लगाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला इसके ऊपर, एक ये लगाएगा इसके ऊपर राइट साइड में, ये लगाएगा अप साइड में। इसके बाद दोनों का निकालिए रिजल्टेंट, इस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा √2f, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी f होगा, ये भी f होगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमने कहा √2f हो गया। इसके बाद ये जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा जिसको मैंने बोला है f डबल डैश। सो ये हो गया f डबल डैश, और बाद में दोनों को आपको प्लस करना है f डैश और f डबल डैश को। सो अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गया। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप कहोगे सर ये डिबाई क्या है, डिबाई है क्या? छोड़िए डिबाई को, नहीं पता आपको डिबाई, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भूल जाइए, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है। मैं बताऊँ ट्रिक, बताओ ट्रिक देखिए आप। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, इसका मतलब ये नहीं है। कूलम किसका होता है, चार्ज का, तो ये भी नहीं है। फैराड किसका होता है, कैपेसिटेंस का, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या, डिबाई। कितना आसान है ना, डिबाई। सो डिबाई आंसर हो गया, इसमें आंसर तो है नहीं नन ऑफ दिस। तो कितना आसान हो गया, आपको न्यूटन पता है फोर्स का, कूलम पता है चार्ज का, फैराड पता है कैपेसिटेंस का, तो ऑटोमेटिक डिबाई हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे आते हैं और यहां बोला टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। बहुत सही। देखिए ये चार्ज है हमारे पास, इनके भी डिस्टेंस आर है, जो फोर्स है वो हमारे पास है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है भैया, तो हमने इसको क्यू क्यू मान लिया। सो क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास k² बाई आर स्क्वायर, ऐसा मान लेता हूं मैं। अब मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने इसको चार्ज को डबल कर दिया है, डबल नहीं हाफ किया है, चार्ज को हाफ किया, चार्जेस आर हाफ्ड। सो अब हो गए q/2 और यहां भी हो गया q/2। ये कितना था पहले, q, अब कितना हो गया q/2 और डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, 2r कर दिया। अब देखिए फोर्स कितना आएगा, एफ डैश कितना आएगा। सो एफ डैश हो जाएगा k Q/2 इंटू Q/2 2r का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये, k Q² अपॉन 4 और यहां कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कितना आ गया भैया,
तो एफ डैश आ जाएगा यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/16। और ये क्या है, ये एफ है। सो f/16 इज हमारा राइट आंसर है। सो देखिए आ गया, ये कितना आसान था। एक आपने f लिखा, एक आपने f डैश लिखा, इन दोनों को आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, फॉर्मूला लगाया, अपने आप आंसर मिल गया। तो बहुत सिंपल है। देखिए जो एमसीक्यू होता है ना, उसमें बहुत सारे टेक्निक लगते हैं। कभी कभी जैसे पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या हमने किया, उसमें हमें नहीं पता था आंसर, बट हमें बाकी सारे पता थे, सारे ऑप्शन ये किसके किसी यूनिट होते हैं, लगा दिया। यहाँ क्या था, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे जो बोला गया हमने कर दिया। एक बार हमने ऐसे ले लिया, क्यू और आर ले लिया, और एक बार मैंने क्यू को आधा कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, और देख लिया कि एक जो फोर्स आ रहा है अब वो पुराने वाले फोर्स के कितना टाइम्स है, तो वो टाइम्स है 1/16। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर एसआई यूनिट परमिटिविटी, बहुत आसान है। परमिटिविटी का क्या होगा, एसआई यूनिट। देखिए फैराड तो नहीं होगा, वेबर भी नहीं होगा, काम खत्म करिए। ठीक है, अब बचा ये वेबर तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे उस ज़माने में, हम बात करेंगे इस ज़माने में, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा, ये दोनों नहीं होगा, अब हम बात करेंगे इन दोनों की, चेक कर लेते हैं। सो एफ होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम न्यूटन की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन, और हमें इसका नहीं पता, सुना देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको इधर भेजते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कितनी, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास इस समय न्यूटन इधर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर और अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 और साथ में हो जाएगा मीटर -2। तो देखिए कौन सही है यहाँ पर, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुछ नहीं है, ये तो हमने कूलम्स लॉ से ही इसको निकाल दिया है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जितने भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट करें और ज़्यादा कर पाएँ, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा आप, हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू सिलेंडर एक्सिस, द टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये है सिलेंडर, ठीक है, और इस सिलेंडर के जो एक्सिस की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूछा ये जा रहा है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अब आप बताइए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो ई किधर है, ई है इधर की तरफ, ये है ई हमारा, ये ई है, और डी एस वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ रखेंगे कॉस 90 तो कितना होने वाला है भाई, तो ये होने वाला है 0। तो इतना सारा आंसर डराने के लिए दे दिया है आपको, आंसर 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 0 आए तो 0 उठाकर रख दीजिए, उठाकर आप ऐसा मत करिए। सिंपल बात है, अगर डी एस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हों, अगर डी एस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हों, तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स होगा 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए माइनस चार्ज का कौन सा फिगर बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वो तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। बचपन में हम लोग जानते थे कि ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है माइनस चार्ज, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है माइनस चार्ज, तो इससे निकलने वाली जो फ्लक्स लाइंस होंगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। देखिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से। अगर यही प्लस होता
तो क्या होता, तो यही लाइंस आउटवर्ड होती, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं, की ओर होती हैं, टूवर्ड्स होती हैं। ये देखिए, ये सही आंसर है हमारा, यही सही है। अगर प्लस होता तो ये लाइंस बाहर की तरफ निकलती, बाहर की तरफ। तो देखिए कौन सा आंसर सही है इसमें, तो आंसर बिल्कुल सही है, मुझे लगता है दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अरे यार लिखता क्यों नहीं भाई, लिखो महाराज, ठीक है, दूसरा आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये प्लस होता तो पहला आंसर सही होता, अगर माइनस है तो दूसरा आंसर सही है। और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस से माइनस तरफ जा रही है। तो फिलहाल ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 पर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यूब प्लेस एट सेंटर ऑफ द क्यूब। अब देखिए जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे रखा है, कितना अच्छी बात है, अब कोई समस्या नहीं है। पहले तो चार्ज को कॉर्नर पे रख के हम लोग को कितना बेवकूफ़ बना दिया क्वेश्चन ने। अब कोई समस्या नहीं, अब चार्ज को रखा है अंदर, अब बहुत रिलैक्स हैं, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिंपली होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपली बात है। लेकिन ये जो फ्लक्स होगा ये 6 सरफेस की तरफ होगा, यानी जो 6 सरफेसेस होंगे क्यूब के, उन सारे सरफेसेस का टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम कहते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकल रही है उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो गई क्यू एप्सिलॉन, मतलब कि 6 सरफेस उसके जो क्यूब के, ये क्यूब है बहुत पुराना सा है, इसके 6 सरफेस है 1 2 3 4 5 6, इन 6 सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए एक सरफेस से कितना पास होगा, एक सरफेस से, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, कितने, एक सरफेस से कितना, तो आप कहोगे क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 टाइम्स कम हो जाएगा भाई। एक सरफेस से, पूरे सरफेस से मिलाकर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 सरफेस से, तो एक सरफेस कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा सही होगा आंसर पहला ही सही है, क्या बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में 2 काम करें, जितने पहले हैं उसको मार दीजिए और जितने जीरो उसको मार दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम इट्स नॉट अ जोक। आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप हमारे साथ जुड़िए, और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर नहीं होगा तो हमारे साथ फ़ायदा ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर। भैया टोटल फ्लक्स कितना होगा, सो फ्लक्स होता है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब यहां पर आप रखोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो क्यू क्या हो जाएगा 1। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड होता है 1। देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है जिसका क्यू होता है 1, तो आप 1 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, का मतलब एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। सो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, इतना ही फ्लक्स होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस एयर आर फ्रॉम द एक्सिस इज। टोटल फ्लक्स कितना होगा, देखिए फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, आप अच्छी तरह जानते होंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर आप इसको कहें तो E तो E रहेगा हमारे पास, E तो कोई समस्या नहीं है, और इसको लगा लीजिए आप डी एस वेक्टर, डी एस लगा लीजिए यहाँ पर, और ये हो गया Q अपॉन Q इंटू एल। क्यों मैंने कहा Q इंटू एल, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है, कहाँ है चार्ज Q जो है वो पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q इंटू एल। अगर एक लेंथ पे चार्ज Q है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए टोटल चार्ज, और Q क्या है पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, एक लेंथ पर 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, 1 मीटर कह सकते हो, उस पे चार्ज है। और टोटल अगर हम एल लेंथ पे निकालना चाहें
तो आ जाएगा Q इंटू एल। हमें क्या चाहिए, टोटल चार्ज फॉर दिस फॉर्मूला। सो ये हो गया, अपॉन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट। सो ई हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एल, सिलेंडर का जो वो होता है सरफेस एरिया वो ये होता है, इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एल एल कट जाएगा हमारे पास, और जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझ सकते हैं कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, 1 अपॉन आर के। ई इज प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाई आर। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो हम निकाला है वो एक पॉइंट चार्ज का नहीं है, पॉइंट चार्ज का होता है 1 बाई आर स्क्वायर। हम निकाल रहे हैं इन्फाइनाइटली लेंथ का। देखिए फर्क देखिए, एक पॉइंट चार्ज का अगर आप निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पर ये चार्ज है यहां निकालेंगे तब तो ठीक है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक इनफाइनाइटली लेंथ की रॉड है जिस पर Q चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर। तो इस पूरे की वजह से एक कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पूरे की वजह से, इस पूरे रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे, वो होगा Q अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। मतलब उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात याद रखिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, लेकिन एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ की जो रॉड होगी उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी पॉइंट पर वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन आर के। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए जहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डिराइव किया है, डिस्क्राइब किया है, फील कराया है। ठीक है, तो आप उसको पक्का देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट अ डिस्टेंस a/2। देखिए सेम क्वेश्चन है जो भी लगाया था हम लोगों ने कि क्यूब के अंदर a/2, ये a है, ये डिस्टेंस a है पूरा, और a/2 मैंने सेंटर पे आपने रख दिया है, a/2, ये a/2 होता है, और क्यूब में आपने सेंटर पे चार्ज रख दिया है। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर से पास होगा। ठीक है, सो फिर से देख लीजिए, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट डिस्टेंस a/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब आप देखिए, इस अगर आप स्क्वायर के अंदर चार्ज को रखते हैं और कहीं भी रख दीजिए, आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो फ्लक्स हमारा होता है ना वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इंक्लूड द गॉसियन सरफेस, और इस सरफेस के अंदर अगर Q चार्ज है और कहीं भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स यही आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स जो इस स्क्वायर से निकलेगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक सरफेस की बात करेंगे तो हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझिए, अगर पूरे स्क्वायर से पास करने की बात करेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एक सरफेस से पास करने की बात करेंगे तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, अगर एक कॉर्नर पर रख देंगे और तब हम बात करेंगे तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने बताया था अभी आपको। सो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। सो बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज, तो आंसर आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फेस पे नहीं है, अगर एक फेस से पास होता तो 6 हो जाता। ठीक है, और ये ऊपर है नीचे उससे कोई मतलब नहीं, अंदर है ना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या बता देती है भाई। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है, इसने क्या बताया आपको, इसने क्या बताया, क्या क्या इंफॉर्म किया। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, इसने क्या क्या इंफॉर्म किया। देखते हैं पहला, फील्ड स्ट्रेंथ। बिल्कुल, अगर फील्ड स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लाइन बहुत क्लोज होंगी। अगर फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो ये लाइन दूर होगी। तो इसका मतलब देखो, ये इसका फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका फील्ड स्ट्रेंथ कम है, तो क्या बताता है, फील्ड स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ देख लेते हैं डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन सही है। नेचर ऑफ चार्ज, ये बताता है कि नेचर ऑफ चार्ज मतलब अगर इधर है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। एकदम क्लियर कि ये डायरेक्शन बताता है, चार्ज भी बताता है, और साथ में नेचर ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, फील्ड स्ट्रेंथ
तो ये भी बताता है फील्ड स्ट्रेंथ, नेचर ऑफ चार्ज और डायरेक्शन भी। सो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, सारे सही होंगे। सो आंसर लगाना है आपको ऑल ऑफ दिस पर, ऐसा नहीं कि आप ए बी सी डी सब लगा देना उठाकर, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। सो क्वेश्चन में बात करते हैं 18 पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाय। वेरी गुड। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील कर रहा है, वो फोर्स फील कर रहा है अपने वेट के बराबर। इलेक्ट्रॉन जो फोर्स फील कर रहा है वो फील कर रहा है अपने वेट के बराबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। फोर्स ये नहीं होता, फोर्स हो जाता है, हाँ फोर्स हो जाता है E इंटू ई। सो E इंटू ई ये होता है फोर्स, ध्यान दीजिए। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इंटू ई, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक ना। और यहाँ पे जो Q है हमारे पास वो है एक इलेक्ट्रॉन मतलब E। अब इज इक्वल टू हो गया आपका mg। अब बताओ कि व्हाट अबाउट E कितना होगा, तो E बोलोगे आप mg बाई E, यही तो E है, ये तो E है, वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा mg बाई E। कौन सा ऑप्शन है भैया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही आंसर। देखिए क्या किया मैंने, हमने किया इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उसको मैंने इक्वल कर दिया उसके वेट से, यही बोला गया है इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। बस इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ई है, वेट mg है, यहां से हमने निकाल दिया E की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट एस, E डॉट डी एस, हटाइए E डॉट डी एस मान लेते हैं। सो व्हाट अबाउट यूनिट इसकी क्या होती है, तो आप बोलोगे न्यूटन पर कूलम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर। बस चेक कर लो कौन सही है, इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन कूलम -1 m2। तो कौन सा सही है यहाँ पर, ये सही है डी ऑप्शन, न्यूटन C इनवर्स और m+2। सो यही आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following statement is correct? The electric field at a point is, कौन सा स्टेटमेंट सही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहीं से जाता है और कहीं पे रुक जाता है। प्लस से निकला माइनस पे जाके रुक गया, तो आपने कैसे कहा कॉन्टिन्यूअस है, ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर चार्ज है तो कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, वो कहीं से निकल कर कहीं तो जाएगा ही जाएगा। अब बात करें डिसकॉन्टिन्यूअस, देखिए ये दोनों गलत हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब देखते हैं इस ऑप्शन की, डिसकॉन्टिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट द पॉइंट। अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आधा सही है, आधा सही है, क्योंकि अगर प्लस होता तब भी डिसकॉन्टिन्यूअस होता, अगर माइनस है तो डिसकॉन्टिन्यूअस समझ में आता है, ऐसा हो गया, लेकिन प्लस होता तब भी डिसकॉन्टिन्यूअस होता। तो क्या बोला गया है यहां पर, डिसकॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब अगर चार्ज रखा है, कोई भी चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डिसकॉन्टिन्यूअस, एकदम सही बात है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टिन्यूअस होगा अगर आप चार्ज को रखेंगे, चार्ज रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, किसी भी चार्ज, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से तो निकलेगा और कहीं जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, आप समझिए इस तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको लगता है नॉर्थ से निकलता है, बट ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल सर्कल में होता है इस तरह से। अब बताइए कहाँ से निकला है, ये बिल्कुल सर्कल में है इस तरह से, ये आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से निकला है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई टर्मिनल नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका टर्मिनल है, प्लस से निकलेगा माइनस तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल्स है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है फॉर एनी चार्ज। किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है।
अब आपको लग रहा होगा कि बस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन अब आने वाला है। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 21 क्वेश्चन, थंबनेल में लिखा हुआ है 21 क्वेश्चन। सो 21 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो हम लोग आ गए अब लास्ट क्वेश्चन पे। A point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plate। तो हम लोग देखते हैं, एक प्लेट रख दिया मैंने यहाँ पर, और इस प्लेट के इस साइड पर हमने क्या है, चार्ज रख दिया प्लस q चार्ज, और इस प्लेट के इस साइड एक पॉइंट p रख दिया है मैंने, और कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। आप बताओ, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही होगा, इधर की तरफ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, प्लेन से अवे है, और क्या बोला, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन से अवे है। ये लग रहा है मुझे सही आंसर है। चलिए और भी देख लेते हैं। दूसरा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन, इधर की तरफ, बिल्कुल गलत आंसर है। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, मतलब इधर अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ये तो गलत बात है। इस पॉइंट पर है तो रेडियली अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ये क्या मतलब हुआ। और डायरेक्टेड रेडियली, तो ये सारे आंसर गलत हैं। सिर्फ हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बोला जा रहा है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। सो आज हमने 21 क्वेश्चन लगाए हैं एमसीक्यू के, क्योंकि एमसीक्यू हमारा एग्जाम में आने वाला है, पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। सो आप दिल से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट में लिखिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस इस चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि इस चैनल से जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, साथ में थ्योरी, डेरिवेशंस, और उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सब कुछ आपको कराया जाता है। और जल्द ही आपको सैम्पल पेपर भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, टेस्ट भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।